नमस्कार, सूत्रधार में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद पांडे। उम्मीद है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज से 10 सूत्र पर आप देखेंगे हमारा खास न्यूज बुलेटिन सूत्रधार। सूत्रधार के जरिए हमारी कोशिश रहेगी आप तक खबरों का एक कंप्लीट डोज पहुंचाने की। खबरों के पीछे की खबरें और खबरों के आगे की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज सूत्रधार में क्या खास रहने वाला है, सबसे पहले आपको यह बताते हैं। सूत्रधार में आपको रोजाना एक कवर स्टोरी देखने को मिलेगी। यह कवर स्टोरी हमारी विशेष खबर होगी। जैसे आज की कवर स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे केंद्र सरकार की नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्रोग्राम की जमीनी हकीकत। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए साल में विभागवार बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। क्या इस तरह की बैठकों से वाकई कोई फर्क पड़ता है? इसे लेकर आपको एक दिखाएंगे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आखिरकार क्यों हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है और इसी के चलते एक अनार 100 बीमार वाली पिक्चर क्यों बन रही है, इस पर भी हमारी एक खास रिपोर्ट देखिएगा। और इसी के साथ सूत्रधार में आपको दिखाएंगे चुनिंदा कार्टूनिस्ट के कार्टून्स और एक सकारात्मक संदेश देता हुआ ऐसा वीडियो जिसे देखकर आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। तो शुरू करते हैं सूत्रधार का सिलसिला। सरकार चाहे केंद्र की हो या मध्य प्रदेश की, दोनों ही सरकारें खुद को किसानों की सरकार कहती हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाने के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू तो की जाती हैं, लेकिन जमीन पर यह योजनाएं बुरी तरह दम तोड़ देती हैं। इसी की पड़ताल 10 सूत्र ने की है। केंद्र सरकार ने 2016 में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्रोग्राम यानी ई नाम के नाम से एक नई स्कीम लॉन्च की थी। इस प्रोग्राम के जरिए दावा किया गया था कि देश भर के किसान देश के किसी भी हिस्से में अपनी उपज को सही दामों में बेच सकते हैं। इसमें मध्य प्रदेश की 80 मंडियां शामिल हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? देखिए 10 सूत्र की जमीनी हकीकत की पड़ताल करती आज की हमारी कवर स्टोरी। इस ई नाम के द्वारा मैं विश्वास से कहता हूं कि अब मेरा किसान तय करेगा कि उसका माल कहां बिकेगा, कब बिकेगा, कितने दाम से बिकेगा। इसका फैसला मेरा किसान करेगा और कंज्यूमर को कभी कोई बोझ नहीं होगा, ये मेरा भरोसा है। प्रधानमंत्री ने जो कहा, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्या किसान तय कर पा रहा है कि उसका माल कहां बिकना है, कितना बिकना है और किसे बेचना है, या फिर हो रहा है फर्जीवाड़ा? मध्य प्रदेश में तो कम से कम यही हालात है। 10 सूत्र बताने जा रहा है 5 साल पहले शुरू हुई इनाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के नाम से शुरू की गई केंद्र सरकार की इस योजना की हकीकत। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्रोग्राम के जरिए देश भर की 585 मंडियों को एक दूसरे से इंटरनेट के जरिए जोड़ा गया था। उसमें भोपाल की करोंद कृषि मंडी भी शामिल थी। मंडी में आने वाले किसान ऑनलाइन तरीके से अपनी फसल बेच सके, इसके लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से वॉच टावर, डिस्प्ले बोर्ड, लैब और कंट्रोल रूम बनाया गया। ये सब इसलिए किया गया ताकि किसान जब अपनी फसल लेकर मंडी में आए तो उन्हें देश भर की 585 मंडियों के भाव पता चल सके और वो अपनी उपज के सही दाम ले सके। मगर हकीकत क्या है, पहले किसानों की सुन लीजिए। ये करोंद ई मंडी है, कुछ जानकारी है क्या होती है ये मंडी? ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कोई जानकारी नहीं। कोई डिस्प्ले बोर्ड हो जहां आप देख रहे हो दूसरी मंडियों में क्या रेट चल रहे हैं, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा। कभी कोई अधिकारियों ने समझाया ई मंडी है ये और ये आपको फायदा है? नहीं, कुछ फायदा ऐसा कुछ नहीं हुआ। करोंद मंडी ई मंडी है, कुछ जानकारी है ई मंडी क्या होता है? नहीं है। किसी ने कुछ अधिकारी ने कभी कुछ बताया? नहीं बताया। ई मंडी का क्या फायदा है, कुछ पता है आपको? कोई फायदा नहीं यहाँ पर। अच्छा, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। नहीं, हमको कोई ने बताया ही नहीं है, तो आज तक हमने देखा भी ना, प्लेट लगी देखी ना, कुछ भी सिस्टम ही नहीं देखा ये। आप करोंद मंडी में कितने साल से आ रहे हो? कम से कम मुझे होगा 50 साल आते आते। अच्छा। किसानों को पता ही नहीं कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी बोलचाल की भाषा में कहे तो ई मंडी है क्या। 10 सूत्र ने पड़ताल की तो और भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पिछले 5 सालों में ई मंडी की इस व्यवस्था से 25,000 क्विंटल अनाज बिक चुका है। 10 सूत्र की पड़ताल में खुलासा हुआ कि 1 नवंबर 2021 से 27 नवंबर 2021 तक करोंद मंडी में 59,814 क्विंटल अनाज की आवक हुई। इसमें से 25,347 क्विंटल अनाज इनाम योजना के जरिए बिका।
सवाल यह है कि जब किसानों को ही नहीं पता कि क्या है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तो फिर अनाज बिक कैसे गया? इसकी पड़ताल करने 10 सूत्र की टीम पहुंची उसी वॉच टावर में जो ई मंडी की शुरुआती दौर में कारोबारी की निगरानी के लिए बनाया गया था। यहाँ मौजूद मंडी ऑपरेटर ने जो बताया उससे इस गड़बड़ी की पोल खुल गई। ऑपरेटर के मुताबिक तुलाई के बाद उनके पास फिजिकल तरीके से पर्ची आती है और इस पर्ची के आधार पर वो ई-नैम पोर्टल पर डेटा अपलोड कर देते हैं। ई-नैम के नाम से ना किसान इंटरेस्टेड है और ना व्यापारी इंटरेस्टेड। वो चक्कर क्या है कि उसमें ई-नैम में ना व्यापारी को बिडिंग करनी पड़ती है मोबाइल से, तो वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो आप यहाँ से क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए मैं किसान में आ गया, तो आप यदि मैं जो वो किसान तो इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, चलिए मैं व्यापारी हूँ। तो फिर यहाँ से आप क्या करते हो? मतलब आप यहाँ से जो उनकी तौल वगैरह आती है ना, तो पर्टिकुलर जैसे नीचे आ जाती है तौल हो जाती है, तो नीचे से अपन डेटा ले लेते हैं, तो ऊपर उनकी तौल वगैरह चढ़ा देते हैं। अच्छा। और अगर फील्ड में होता है तो फील्ड में उनके साथ खड़े रहते हैं। काम तो उन लोगों को करना है ई-नैम में। और ई मंडी जो अभी नई पायलट प्रोजेक्ट है, वो तो ई मंडी का मतलब है जो ई-नैम अपन ने चालू की है ना अभी, ई अनुज्ञा जो पर्टिकुलर पूरी कंप्यूटर से हो रही है, तो ई मंडी उन लोगों ने अभी चालू की, 15-20 दिन हुए हैं। तो उसमें ये लोग सरकार चाह रही है कि जो अपन ऐसे पर्ची में काटते हैं वो पूरी बंद हो जाए। अच्छा, तो ये होता ही होगा कि जैसे किसान ये मान लीजिए सेट में कुछ लेके आया और मैं व्यापारी हूँ, मैंने माल खरीद लिया और उसकी फिर तोल हुई। तोल के बाद यहाँ नीचे कहीं जो भी बनता हो फिर वो आपके पास आता होगा और आप उसको चढ़ा देते होंगे। वो तो उनकी तौल वगैरह तो वो तो अपने उनके हमाल तुलावटी उनके खुद के ही है। नहीं तो वो तोल का आपके पास डेटा आ जाता होगा, नीचे डेटा और वहाँ से आपके पास आता है, आप उसको ई-नैम में चढ़ा देते हैं ना। और अगर वो व्यापारी जैसे इंटरेस्टेड है तो फील्ड में भी कर लेते हैं अपन, जो एक दो लगता है इंटरेस्टेड है कभी एक दो। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि कारोबार ऑफलाइन हुआ और उसे ऑनलाइन दिखा दिया गया। मगर मंडी सचिव तो इस बात को मानने को तैयार नहीं। सचिव के मुताबिक इनाम जब शुरू हुआ तब कुछ ऑपरेटर थे जो व्यवस्थाएं संभालते थे, लेकिन अब मंडी के कर्मचारी इस काम को संभाल रहे हैं, इसीलिए इनाम के जरिए कारोबार कुछ कम हुआ है। ई-नैम के तहत व्यापार हो रहा है, कम व्यापार हो रहा है, पूरा 100% व्यापार नहीं हो पा रहा। और उसमें भी अभी कुछ दिन से हमारे यहाँ ई-नैम के लिए कुछ स्टाफ दिया था, जैसे लैब में ग्रेडर थे और एसेइंग करने के लिए और भी कर्मचारी थे, कुछ ऑपरेटर थे ई-नैम चलाने वाले। अभी कुछ समय पहले से वो बंद हो गए हैं, इसलिए वो काम सारा का सारा सिर्फ मंडी कर्मचारी कर रहे हैं, इसलिए वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, कम मात्रा में हो रहा है, पर चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। अब इस योजना में किसानों को कौन सी सुविधाएं मिलनी थी, 10 सूत्र ने इसकी भी पड़ताल की। पहला दावा था कि मंडी में किसानों को सभी मंडियों के भाव ऑनलाइन दिखेंगे। 10 सूत्र ने जब पड़ताल की तो 2016 में ई मंडी की शुरुआत के समय यहाँ 5 डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए थे, मगर अब 3 गायब हैं और 2 बंद पड़े हैं। उपज की सही ग्रेडिंग के लिए मंडी में खोली गई लैब बंद पड़ी है और इसमें लगे उपकरण अब धूल खा रहे हैं। दूसरा दावा था कि मंडी में इनाम के जरिए ऑनलाइन कारोबार होगा, इससे किसानों को बिचौलियों से राहत मिलेगी। मगर हकीकत यह है कि किसानों को अभी भी उपज के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। व्यापारी सिंडिकेट बनाकर ऊंची बोली लगने ही नहीं देते। एक भी किसान आप ऐसा बता दें जिन्होंने फायदा ले लिया हो या ई मंडी के तरफ किसान भागा हो। उस समय बात हो रही थी कि हम बिचौलियों को हटाएंगे, ई मंडी के माध्यम से दुगने रेट किसानों को मिलेंगे, और व्यापारियों ने भी पंजीयन कराया और किसानों ने भी पंजीयन कराया। लेकिन सही मायने में पूछा जाए तो मात्र नाम मात्र की ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई है, सिस्टम भी यहाँ पे रखाए गए, उन पे खर्च आज भी हो रहा होगा जहाँ तक है मेरा सोचना। तो ई मंडी का कोई मायने नहीं रहेगा, शून्य बटे सन्नाटा है। ई मंडी के मात्र 1-2 बोर्ड देखने को मिलेंगे, बाकी बोर्ड भी यहाँ के उखड़ गए हैं। खर्च वैसा का वैसा ही हो रहा होगा जहाँ तक कागजों में है, लेकिन ई मंडी और या जो भी ये योजनाएं आती है धराशायी हो जाती है, जमीन पे कोई भी लागू नहीं होता। यानी इनाम में कुछ हुआ ही नहीं और गड़बड़ की गई सो अलग। वैसे कुछ और वजह है जिसकी वजह से ये योजना कामयाब नहीं हो सकी। मसलन व्यापारियों ने लैब से ग्रेडिंग की व्यवस्था को कभी कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि मंडी में आने वाली फसल को व्यापारी अपने हाथों से जांचते हैं और उसी के हिसाब से बोली लगाते हैं। किसान मंडी पहुंचता है, अपनी फसल बेचता है और हाथों हाथ व्यापारी से पेमेंट लेता है। इनाम में किस व्यापारी ने किसान की फसल खरीदी और यदि उसे पूरा पैसा नहीं मिला तो वो किसे पकड़ेगा?
इस वजह से किसानों ने ही इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया। किसानों को ना तो ट्रेनिंग दी गई, ना ही इसके फायदे बताए गए। साथ ही ये भी नहीं बताया गया कि यदि फसल खरीदने वाला व्यापारी और किसान अलग अलग मंडियों से है तो फसल का ट्रांसपोर्टेशन या उसे स्टोर करने का इंतजाम क्या होगा। व्यापारियों की माने तो जिस कंपनी ने इनाम का सॉफ्टवेयर तैयार किया उसे मंडी के कारोबार की जानकारी ही नहीं। अगर मैं यहाँ से सिरोंज से मैं माल ले रहा हूँ भोपाल से, तो मेरा माल सिरोंज में कौन कैच करेगा, कौन उस माल को उठाएगा, कहाँ रखेगा, ये तब तक संभव नहीं है जब तक हर मंडी में विधिवत वेयर हाउस ना बने, किसान माल स्टोर ना करे। आज की तारीख में मैं अगर अंधेरे में कहीं दूसरी मंडी में माल लूंगा, इससे अच्छा मैं वहाँ अपना एजेंट बुक कर दूंगा जो ऑलरेडी मेरा माल लेगा। उसके लिए मैं इसके सहारे क्यों जाऊँगा। रूल्स में चेंज की जरूरत थी। इन्होंने एक नोटिफाइड लाइसेंस भी बनाया था जो सब मंडियों में कार्यरत है। वहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो वो माल मेरा यहाँ कौन लेके आएगा। बहुत सी समस्याएं थी उसमें, उन समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने। राजधानी भोपाल में तो इनाम पर बेहद फर्जीवाड़ा किया गया और ये केवल नाम की योजना है। जब द सूत्र ने जबलपुर में इस योजना की हकीकत देखी तो खुलासा हुआ कि किसानों का रजिस्ट्रेशन तो हुआ है लेकिन ऑनलाइन कारोबार के लिए जरूरी सुविधाएं नदारद है। मंडी में न तो वॉच टावर है, न ही डिस्प्ले बोर्ड और न ही प्रशिक्षित कर्मचारी। मंडी आने वाले ज्यादातर किसानों को ई मंडी कंट्रोल रूम की कोई जानकारी ही नहीं। अभी तक तो मैंने काफ़ी बार मटर भी लेके आया और गेहूं भी लेके आया, तो अभी तक तो यहाँ कुछ भी ऐसा दिखा नहीं मेरे को कि ई मंडी का कोई बैनर हो या फिर कुछ बोर्ड हो या कोई प्रचार कर रहा हो, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मसले पर जब द सूत्र ने कृषि उपज मंडी के सचिव से पूछा तो उनका अजीबोगरीब तर्क सामने आया। प्रचार प्रसार अभी पूर्णतः लागू नहीं है, पायलट प्रोजेक्ट में है। अभी व्यापारियों को जो होता है भुगतान पत्रक जारी करने का जो होता है ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। जिस दिन जो होता है भुगतान पत्रक भी जो होता है ई मंडी में जो होता है लागू हो जाएगा तो जो होता है पूर्णतः जो होता है लागू कहलाएगा। अभी पायलट के कारण जो होता है मात्र जो होता है एंट्री जो होता है 100% की जा रही है। जबलपुर में इनाम योजना के हाल बेहाल हैं। इधर इंदौर की बात करें तो यहाँ किसानों को अनाज के ऑनलाइन भाव दिखाने के लिए बनाए गए डिस्प्ले बोर्ड की वायरिंग चूहे कुतर गए हैं। इसलिए बोर्ड पिछले लंबे समय से बंद पड़े हैं। डिस्प्ले बोर्ड या चूहे की भरमारता बहुत है, तो आए दिन चूहे काट देते हैं, वायर बंद हो जाता है। इंदौर की मंडी में भी कमोवेश भोपाल जैसे हालात हैं। मंडी में आने वाले किसानों को उपज की नीलामी के बाद मंडी कर्मचारी हाथ से लिखी पर्ची थमा देते हैं, जिसकी एक कॉपी व्यापारी को दी जाती है, दूसरी कॉपी मंडी प्रशासन के पास पहुंचा दी जाती है। इसी पर्ची के आधार पर इनाम के ऑनलाइन पोर्टल पर मंडी में खरीदे गए अनाज का डेटा अपलोड कर दिया जाता है। यानी यहाँ भी हो रहा है ऑफलाइन कारोबार। मंडी हमारे लक्ष्मीबाई में नहीं है, वहाँ पर सहयोगगंज में चालू है जो चल रही है बराबर। नहीं, उसका हमारे मंडी में एक जगह कहीं भी देना था तो एक जगह हमने दे रखा है। इंदौर में भी किसानों और व्यापारियों को नहीं पता कि फसल की ऑनलाइन खरीदी बिक्री की जा सकती है। ई मंडी क्या है? ई मंडी पता आपको क्या है? नहीं सर, नहीं पता है। ई मंडी नहीं पता है ना। ई ऑक्शन इस कारणों से चालू नहीं हो पाया है क्योंकि सैम्पलिंग में माल कुछ और आता है और जो फिर उसके बाद माल कुछ और, सैंपल कुछ और आता है और माल कुछ और आता है, तो इसलिए ई ऑक्शन पॉसिबल नहीं है। नहीं, ई मंडी अभी हमारे यहाँ चालू नहीं हुई है। ऑक्शन तो हम कैसे करेंगे? जो मंडी का प्रोसेस है, जो मंडी की नीलाम कर्मचारी नीलाम करते हैं, उसी प्रोसेस में हमें। यानी साफ है कि इनाम योजना का जमीन पर किसी तरह से कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। प्रदेश की 80 ए और बी ग्रेड की मंडियों में इनाम योजना का संचालन किया जा रहा है, लेकिन 10 सूत्र की पड़ताल में तो ये साफ हो रहा है कि योजना का जमीन पर क्रियान्वयन है ही नहीं। कि जो हालात हमने ग्राउंड पर जाके मंडियों के देखे हैं उससे हम यह कह सकते हैं कि जो आज से 5-6 साल पहले जो ई नेम की व्यवस्था शुरू की गई थी, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए जो पीएम मोदी ने शुरू किया था, वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है और किसान आज भी बिचौलियों के हाथों अपनी उपज बेचने को मजबूर है। योजना का क्रियान्वयन और उसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा मंडी बोर्ड का है, लेकिन मंडी बोर्ड के अधिकारियों का तर्क है कि योजना का ठीक तरीके से एग्जीक्यूशन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। साथ ही तीनों कृषि बिल को लेकर भी इस योजना का सही तरीके से संचालन नहीं हो सका है। देखिए, मुख्य कारण तो इसमें अभी पिछले 2 साल में कोरोना के कारण और जो नए कृषि कानून आए थे उनके कारण पूरा मंडी का ट्रेड डिस्टर्ब रहा है। उसके कारण बहुत सारी चीज़ें, हमारे जो नए इनिशिएटिव थे वो डिरेल हुए। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 महीने से जब से स्थितियां सामान्य हुई हैं, सभी चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं
और ई नैम भी बहुत जल्दी इसमें गति पकड़ेगा। इसके जो छोटे मोटे और इश्यूज़ हैं जो IT रिलेटेड हैं या मैन पावर रिलेटेड हैं, उनको सुलझाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जाहिर है कि केंद्र की यह योजना मध्य प्रदेश में दम तोड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार खुद को किसानों की सरकार कहती है। वही सरकार किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। तो आखिरकार सवाल उठता है कि ये कैसी किसानों की सरकार है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि योजनाएं जमीन पर क्यों नहीं उतर पाती हैं। सिर्फ सिस्टम में बैठे अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं या फिर सरकार की मॉनिटरिंग ही कमजोर है। नए साल की शुरुआत से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर मंत्रालय में मैराथन बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। यह बैठकें 7 जनवरी तक होंगी और सीएम शिवराज सिंह हर विभाग की समीक्षा करेंगे। लेकिन जब योजनाएं जमीन पर नहीं है, इनका फायदा नहीं मिल पा रहा है आम लोगों को, तो इन बैठकों का क्या औचित्य रह जाता है और इन बैठकों में किस तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी और 10 सूत्र के मैनेजिंग एडिटर हरीश दिवेकर इस बारे में आपको बता रहे हैं। आनंद जी, आपने सही कहा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बैठकें हो रही हैं आज सुबह से, वो परंपरागत तरीके से हो रही हैं। मतलब यानी मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब से 2005 में मुख्यमंत्री बने तब से लेकर आज तक 15 माह का कार्यकाल छोड़ दें कांग्रेस का, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नया साल मनाने प्रदेश के बाहर जाते हैं, वहाँ से रिचार्ज होकर लौटते हैं और वह आने के बाद लगातार मैराथन बैठकें करते हैं। आज 9 विभाग थे, जिसमें मुख्य विभाग मैं आपको बताना चाहूँगा ये 9 विभाग थे। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग, जिसके मुख्यमंत्री खुद ही मंत्री हैं, वित्त विभाग, गृह विभाग, जेल विभाग, वाणिज्यकर विभाग, श्रम, खेल युवक कल्याण, अध्यात्म और वन विभाग, 9 विभागों की बैठकें थी। इसमें मजेदार बात है कि मुख्यमंत्री जी निर्देश देते हैं हर बार, इसमें नयापन नहीं, वही निर्देश देते हैं, अफसर बदल जाते हैं, विभाग प्रमुख बदल जाते हैं, लगभग निर्देश वही हैं। अब गृह विभाग की बात करूंगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गृह विभाग की बैठक में जो निर्देश दिए हैं, खासतौर पर कानून व्यवस्था की स्थिति के आधार पर जिलों की रैंकिंग की जाए, ये हर साल बोलते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है क्षेत्रों में दौरे बढ़ाएं, ये बात भी नई नहीं है। पुलिस कर्मी जो है अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, इसमें भी कोई नयापन नहीं है। थानों में जो जब तो वहाँ कबाड़ा बन रहे हैं उनको कबाड़ा ना बनने दें, इसको ढेर ना लगने दें। इस तरह के तमाम जो निर्देश गृह और जेल विभाग को दिए गए, इसमें नयापन कुछ नहीं है। इस बार की बैठकों में बात की जा रही है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बने। तो हर बैठक में अफसरों ने पूरा एक लेवल लगा लिया हर योजनाओं पर, जिसे आप कह सकते हैं कि नई बोतल में पुरानी शराब। अब GAT की बैठक की, जिसके खुद मुख्यमंत्री मंत्री हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उनमें भी कुछ निर्देश दिए, कुछ सवाल किए हैं मुख्यमंत्री ने, बड़े रोचक सवाल किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा मंत्रालय में फाइल की पेंडेंसी क्या है, क्या मैकेनिज्म है पता करने का, औसतन फाइल कितने दिनों में पूरी हो जाती है। ये ऐसे सवाल हैं जो जिनको कहते हैं कि रूटीन और प्रक्रिया के सवाल हैं। ACS GAT कितनी बार विभिन्न मंत्रालयों में सरप्राइज विजिट कर रहे हैं, ये अफसरों की रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है जो करते रहते हैं। और विभागों के PS, ACS, HOD मतातों का अलमारी चेक कर रहे हैं या प्रथा बंद हो गई है, कितनी फाइलें वहाँ पेंडिंग है, पता लगा रहे हैं या नहीं, इस प्रथा को बनाए रखना है, यह आपका काम है और ज़रूरी भी है। तो इस तरह के सवाल जो किए गए हैं, तो उनमें अफसर चूंकि रूटीन की प्रक्रिया अफसर करते रहते हैं, तो रिव्यू बैठक में हम ऐसा कहें कि कोई खास चौंकाने वाली बात है और मैराथन बैठक में नया कुछ हो रहा हो, तो नया तो अभी हाल फिलहाल नहीं दिख रहा है। बस आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से अफसरों को रिचार्ज किया जा रहा है कि नए साल की शुरुआत जो है अफसर जोर शोर के साथ करें और अपना जो काम कर रहे हैं उसमें मुस्तैद होकर काम करें। साफ है कि यह बैठकें केवल औपचारिकता भर होती हैं। हमने आपको बताया भी कि किस तरह से ई-नाम योजना मध्य प्रदेश में परवान नहीं चढ़ सकी है। ऐसा ही हाल बेरोजगारी का भी है। इस समय न्यायालय के की पदों के लिए वैकेंसी निकली है, लेकिन मध्य प्रदेश में हालात एक अनार 100 बीमार जैसे हैं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, चपरासी और ड्राइवर की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। ये कतारें किसी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर की नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई फ्री इनाम बांटा जा रहा है, बल्कि ये कतार है चपरासी, माली, ड्राइवर और वॉचमैन बनने की। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये ऐसे पद हैं जिनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है 10वीं पास, मगर आवेदकों की क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। यकीन नहीं होता तो खुद ही सुनिए। सर, अंडर ग्रेजुएशन में मैंने BSc किया हुआ है, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी से है। इसके अलावा मैंने PGDCA किया हुआ है, DCA किया हुआ है माखनलाल यूनिवर्सिटी से,
और इसके अलावा मैंने MA इंग्लिश लिटरेचर से किया हुआ है, MA एजुकेशन भी किया हुआ है। इसके बाद भी आज इस 2 पदों के लिए जो कि चपरासी की पोस्ट के लिए है, यहाँ पर मुझे लाइन में लगना पड़ा। और भी मेरे जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर इसी वजह से लगे हुए हैं। सर मैंने MA की डिग्री रखे हूँ, मेरे पास है। मैंने जो चपरासी की इसलिए भरी की लग जाए। कितने परेशान? बहुत परेशान बेरोजगारी से। दरअसल प्रदेश के 48 जिलों के 708 सरकारी पदों पर सरकारी नौकरियों की वैकेंसी निकली है, लेकिन इन 708 पदों के लिए 2 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगार ग्वालियर में है। यहाँ एक पद पर 739 बेरोजगारों ने आवेदन किया है। राजधानी भोपाल में भी एक पद पर 613 आवेदन आए हैं। इंदौर की बात की जाए तो यहाँ सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले बेरोजगार एक पद पर 190 हैं। इधर उज्जैन जिला न्यायालय में चपरासी और ड्राइवर के 25 पदों की भर्ती के लिए 9,500 लोगों ने आवेदन कर दिए। पहले ही दिन सैकड़ों आवेदक नौकरी पाने की चाह में कोर्ट पहुंचे। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले इन युवाओं ने पढ़ाई पर हजारों लाखों रुपए खर्च किया है और जिन पदों के लिए ये लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, उन पदों का मासिक वेतन है 6,500 रुपए से लेकर 12,500 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार के रोजगार पोर्टल का डेटा है कि मध्य प्रदेश में करीब 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं और नौकरी देने वाले लोगों की संख्या है 16,141। ये बेरोजगार की भयावह तस्वीर है और ये तस्वीर साफ कहती है कि प्रदेश सरकार के दावे कुछ और हैं और हकीकत कुछ और। क्या इसी तरह से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो सकेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट को देखकर तो साफ समझ आ रहा है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। सरकार यह भी दावे करती है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे और इस रिपोर्ट को देखकर यह भी साफ होता है कि आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाएं भी जमीन पर नहीं काम कर पा रही हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगारों की लंबी लंबी कतारें दिखाई पड़ रही हैं। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार बेरोजगारी को दूर करने में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है? आप हां या ना में अपना जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं। इस पोल का रिजल्ट हम सूत्रधार के 4 जनवरी यानी कल के एपिसोड में आपको दिखाएंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT University, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब सूत्रधार में देखिए देश और विदेश की प्रमुख खबरें। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ही 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। देश भर के राज्यों में इसकी तैयारियां देखी गई। बता दें कि 15 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक 7 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में नए वेरिएंट के 123 केस सामने आने के बाद भारत में कुल संख्या 1700 के आंकड़े को पार कर चुकी है। हालांकि इनमें से 639 लोग इस वेरिएंट को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। बढ़ते ओमिक्रॉन के बीच ही भारत में पिछले 24 घंटों में 33,750 नए कोविड केस भी सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी है। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के केस अब तेजी से बढ़ना शुरू हो चुके हैं। हम संकट के मुहाने पर खड़े हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि दवा इंजेक्शन का कम से कम 1 महीने का स्टॉक कर जिले में रखना चाहिए। हर जिले में फीवर क्लिनिक फिर से शुरू करें और जिला स्तर के अलावा हर ब्लॉक में कोविड केयर सेंटर बनाना चाहिए। बता दें कि प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 221 नए केस सामने आ चुके हैं। लखीमपुर हिंसा केस में उत्तर प्रदेश SIT की टीम ने 3 जनवरी को चार्जशीट दायर की है। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को मुख्य आरोपी बताया गया है। चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि घटना के समय आशीष घटनास्थल पर ही मौजूद था। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। हरियाणा के दादरी स्थित स्वामी दयाल धाम में माथा टेकने पहुंचे मलिक ने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन जारी रहने के दौरान वे पीएम मोदी से मिले थे। जब मुलाकात हुई तो वो बहुत घमंड में थे। जब उन्होंने पूछा कि 500 लोग मर गए हैं तो पीएम मोदी का कहना रहा, क्या वो मेरे लिए मरे हैं? इस पर सत्यपाल मलिक ने कहा था कि आपके लिए ही तो मरे हैं, जो आप राजा बने हुए हैं। मलिक का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है।
चीनी सैनिकों का गलवान की घाटी में अपना झंडा लहराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो के वायरल होते ही मोदी सरकार पर विपक्ष एक बार फिर से हमलावर हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए ट्वीट किया है कि गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना ही होगा। मोदी जी चुप्पी तोड़ो। तो ये थी चुनिंदा खबरें। इस समय कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत है, यूपी चुनाव भी है और इसी पर कार्टूनिस्टों का क्या है नजरिया, देखिए हमारे कार्टून सेक्शन में। आज का पहला कार्टून है कार्टूनिस्ट मंसूर नकवी का। मंसूर ने उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर आज का कार्टून बनाया है। चुनाव है तो सारे वादे सिर्फ और सिर्फ यूपी की जनता से ही किए जा रहे हैं। नेता लोग भी सारी योजनाओं के वादे गिनाने यूपी ही जा रहे हैं। दूसरा कार्टून है बीबीसी के कार्टूनिस्ट कीर्तिश भट्ट का। नए साल पर सरकार पर तंज कसते हुए कीर्तिश ने आज कार्टून बनाया। शुक्र है कम से कम साल तो अपने आप बदल गया, इसके लिए सरकार का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और तीसरा कार्टून है कार्टूनिस्ट मंजुल का। नया साल आया है लेकिन सिर्फ नई डेट के साथ। लोग वायरस के एक वेरिएंट की चपेट से मुक्त होकर दूसरी की ओर आ गए हैं। कार्टूनिस्टों के बारे में एक बात कही जाती है कि वो एक अलग ही नजरिए से घटनाओं को देखते हैं। रोजाना आपको ऐसे ही कार्टून देखने को मिलेंगे और जाते जाते हर रोज आपको दिखाएंगे एक ऐसा वीडियो जो एक पॉजिटिव मैसेज देगा, पॉजिटिव संदेश देगा। आज का वीडियो भी ऐसा ही है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि वाह क्या बात है। आप ये वीडियो देखिए और मैं लेता हूं आपसे विदा। आप सूत्रधार देखते रहिए। आपको सूत्रधार इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि हम सवाल उठाते हैं, पालकी नहीं। शुभ रात्रि। जिनके हौसले बुलंद होते हैं उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इन पंक्तियों का सटीक उदाहरण है वीडियो में नजर आ रहा ये शख्स, जो विकलांग होने के बाद भी अपने काम करके कमा रहा है और सबसे बड़ी बात, किसी पर बोझ नहीं बना। इस शख्स को काम करने का ऐसा जज्बा है कि हाथ पैर नहीं होने पर भी ये गाड़ी चला लेता है और अपने सारे काम खुद ही पूरे कर रहा है। इस शख्स के जज्बे को सलाम है।